दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे मिस्टर थॉर्नडाइक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा के रखे हैं मैंने वीडियो में। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा लगा। इतनी ही मेहनत मैंने आपके लिए इस वीडियो में की है। आशा करता हूँ और सारी वीडियो में आपको इतना ही प्यार मिलेगा मेरी तरफ से। वीडियो आपके लिए कोई कंटेंट छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो जानते हैं आज मिस्टर थॉर्नडाइक के बारे में। तो टाइम पीरियड इनका रहा 31 अगस्त 1874 से लेकर 9 अगस्त 1949 को। ठीक है, रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक, तो इनकी किस चीज़ में महारत थी? अभी तक हमने जाना जीन पियाजे और फ्राइड के बारे में। फ्राइड थे, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया उन्होंने, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। इनके बारे में जानेंगे। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इसके ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी है। और दूसरा ये थे पशु मनोवैज्ञानिक। दो बुक इनकी बहुत फेमस रही है, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें से उन्होंने पशु मनोवैज्ञानिक का दर्जा इस बुक से मिला है। दूसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में जो इन्होंने लिखी है, उससे उनको शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा मिला। तो ये दो थ्योरी इनकी हमेशा याद रखी जाएंगी। एक तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और दूसरा पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, साइकोलॉजी में अधिगम के नियम सबसे पहले दिए। अधिगम के नियम सबसे पहले दिए, कोई नहीं पढ़ाता भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। हम ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं, इनके मुख्य नियम, गौण नियम, पर अधिगम के बारे में कोई बताता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसके ऊपर ही पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो अधिगम के ऊपर सबसे पहले काम किया थॉर्नडाइक जी ने। तो अधिगम होता क्या है? तो सीधी सी बात आप भी जानते होंगे, किसी चीज़ को सीखना ही अधिगम है। एक बच्चा वृद्धावस्था तक, पैदा होने से वृद्धावस्था तक सीखता ही है। ठीक है, वो अधिगम है। ये नहीं अधिगम बस हमको क्लास में मिलेगा या टीचर से देंगे। माँ बाप से सीखता है बच्चा, फ्रेंड से सीखता है, अपने सर्कल में, अपने वातावरण में, सारी चीज़ों से सीखता है। तो वही अधिगम है। ठीक है, तो अधिगम के ही ये नियम हैं जो हमने पढ़े हैं। ये जो इनके मुख्य नियम हम पढ़ते हैं सारी वीडियो पर, जो पढ़ाते हैं किताबों में जो मिलते हैं, उनके सेकेंडरी हमने नियम सारे कुछ लिखे हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। आज वीडियो देख ली, इसको दोबारा भूलेंगे नहीं आप। तो साइकोलॉजी में अधिगम के नियम जो सबसे पहले दिए, अधिगम के नियम जो सबसे पहले दिए, वो थॉर्नडाइक जी ने ही दिए थे। ठीक है, ये हमारे सीखने के ही नियम है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और ये हमारे सेकेंडरी लॉ ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। इनकी क्या थ्योरी थी, उस थ्योरी से क्या निष्कर्ष निकले, आज हमारी एजुकेशन में उस थ्योरी का फायदा क्या है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिकों में 9वां स्थान मिला था इनको। 20वीं जो सदी के मनोवैज्ञानिक थे उनमें 9वां स्थान मिला था थॉर्नडाइक जी को। अब इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं, क्या क्या सिद्धांत थे इनके। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, कोई भी बच्चा है, कोई भी प्राणी है, वो पहले प्रयत्न करता है, भूल जाता है चीज़ों को, फिर प्रयत्न करता है, भूल जाता है। पर एक टाइम ऐसा आएगा, प्रयत्न करते करते वो चीज़ों को समझ जाएगा, फिर नहीं भूलेगा वो। तो प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्रयत्न करवाने के लिए हमें प्रेरित करना है, उनको सिखाना है कि बार बार प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। ऑटोमेटिकली उनके अंदर जितनी कमियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। भाई बच्चा है, प्राइमरी लेवल पर आएगा आपके पास, तो वो प्रयास करेगा, गलती करेगा, प्रयास करेगा, गलती करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो गलती करते करते उसमें सुधार कर लेगा और उसका प्रयास सक्सेस हो जाएगा, तो वो सीख जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो प्रयास और त्रुटि ये सबसे इनका मेन सिद्धांत मान लो। इसके नाम से इनको जाना जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको जो ये थ्योरी पूछी जाती है थॉर्नडाइक जी की है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड और ट्रायल एंड एरर मेथड, ये दो मेथड इनके लिए स्पेशली जाने जाते हैं हमारे थॉर्नडाइक। क्वेश्चन में आ जाए कभी भी टिक लगा देना आंख बंद करके। अब जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। ठीक है, कोई भी चीज रिस्पॉन्स करने वाली अपने उद्दीपक को अगर अचीव कर लेती है, ठीक है, वो है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बारे में ये थ्योरी है, उसको जानेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से आपके।
संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। ये सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं, इनको दोबारा से जानेंगे। पहले इनकी थ्योरी समझ लेते हैं, क्या थ्योरी थी इनकी। देखो, इनका ज़्यादा मन था पशुओं के व्यवहार में, तो इन्होंने पशुओं को अच्छी तरह से जाना, इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। रिसर्च बहुत सारी की इन्होंने पशुओं पे। लेटेस्ट स्टेज में जब लास्ट में बिल्कुल आके इन्होंने तब मानव पे काम किया, बच्चों पे काम किया। ठीक है, तो जानते हैं इन्होंने, पहला था इनका कि जानवर सीखते कैसे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, देखो, मुर्गियाँ हुई, चूहे हुए, बिल्लियाँ हुई, तो बहुत रिसर्च की इन्होंने। और इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक परीक्षण किसी बिल्ली पे किया, तो उस बिल्ली से किसी दूसरी बिल्ली या किसी दूसरे जानवर ने उससे कुछ सीखा नहीं। जब सबके साथ सिचुएशन आई तब उन्होंने सीखा। ठीक है, तो था क्या एक्चुअली, ये हमारे पास एक बॉक्स है, पजल बॉक्स, हिंदी में बोलेंगे इसको पहेली बॉक्स। ठीक है, पजल बॉक्स है। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि जो थॉर्नडाइक जी ने यूज किया वो कौन सा बॉक्स था, तो वो पजल बॉक्स था। अब इसमें था क्या, ये सारा कवर्ड है, जाल है इसमें सारी तरफ से, कोई इसमें अगर अंदर चला जाए तो उससे बाहर नहीं आ सकता जल्दी से, गेट है आने के लिए, बस ये है। अंदर इसमें बिल्ली है हमारी, मैं थोड़ा इस पर बनाया, अगर क्लियर नहीं हो तो आप थोड़ा समझ जाना। बिल्ली है, बाहर एक मृत मछली पड़ी है। ठीक है, बिल्ली कैसी है, बिल्ली भूखी है, बाहर मछली है, बिल्ली को बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तो होगा क्या भाई, कॉन्सेप्ट आप भी समझोगे। भाई किसी को भूख लग रही है, बाहर उसका खाना पड़ा है, तो वो बिल्कुल कोशिश करेगा किसी भी तरह उसको पाने की। ठीक है, अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो उसे कोई मतलब ही नहीं था, खाना पड़ा रहे कितना भी फैलता रहे बाहर, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भूखी बिल्ली थी, बाहर मछली थी, मछली इतनी दूरी पे थी कि जाल में से वो पकड़ नहीं सकती थी उसे, तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास करे, कभी इधर कूदी, उछल पटांग, उसने पूरे रूम में, पूरा बॉक्स में खूब की उसने, जो उसके बस की था। उसने पंजों से, मुंह से काटने की भी कोशिश करी जाल को, जो भी था, जो सर उसमें लगे हुए थे, बट उस पर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में वो इत्तेफाक से, उसका ऐसा सिस्टम था उसमें बॉक्स में कि एक बटन रखा था, ठीक है, एक लीवर रखा था, और उसमें एक रस्सी कनेक्ट करके दरवाजे से कनेक्ट कर रखी थी कि उस पर अगर पैर पड़ जाए तो गेट खुल जाएगा। तो होता क्या है, ये बिल्ली बहुत प्रयास करती है, अपने इधर उधर कूदती है बार बार, और गलती से उसका पैर उस बटन पे दब जाता है, लीवर पे पड़ जाता है, और गेट खुल जाता है। बिल्ली बाहर जाती है और खाना मिल जाता है उसे। ठीक है, पर इस चीज़ से वो सीखती नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, अगली बार फिर वो वैसे ही उछल कूद बचाती है, फिर दोबारा गलती से पैर रखा जाता है, फिर वो बाहर जाती है। तो दूसरे जो प्राणी थे उसको देख रहे थे, उसके बावजूद उन पे भी ये ट्राई किया थॉर्नडाइक जी ने, बट उस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी ऐसे ही गतिविधि करते रहे। लास्ट में अपना प्रयास उनका गलती से पैर रखा, तब वो बाहर निकले। ये कॉन्सेप्ट था इनका। फिर क्या होता है, बार बार रिपीटेशन कराई उन्होंने, तो एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को समझ में आ गई, भाई इस चीज़ पे पैर रखेंगे और हमें खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी समझ विकसित हुई। तो ये कॉन्सेप्ट थे उनके। अब समझेंगे, ये आराम से समझ में आएंगे अब आपको। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, बार बार प्रयत्न किया, भूल गया, फिर उसने प्रयत्न किया, लास्ट में समझ में आ गया। प्रयास में त्रुटि, बार बार गलती की बिल्ली ने, बार बार प्रयास करा, बार बार गलती की, फिर लास्ट टाइम एक ऐसा आया कि वो सीख गई उन चीज़ों से। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक हमारी मछली है, स्टिमुलस बोलते हैं इंग्लिश में उसे, और अनुक्रिया हमारी बिल्ली है, रिस्पॉन्स जो कर रही है वो बिल्ली है हमारी। तो उद्दीपक अनुक्रिया, इसमें ये दो चीज, इन दोनों चीजों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया, तो इसी संबंध की वजह से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसे बोलते हैं, एसआर थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये दोनों बहुत पॉपुलर है, इनको याद रखना, हमेशा आते हैं पेपर में। अब संयोजनवाद, मतलब उस बिल्ली ने बार बार योजना बनानी शुरू कर दी, अब तो भाई ये करना है, मुझे खाना मिल जाएगा, तो ये संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने दिया। संबंधवाद, वो भी आपका क्लियर हो गया, भाई किस किस के बीच में संबंध है, बिल्ली और खाने के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, भैया खाना चाहिए तो उसको दबाओ। ठीक है, अब बच्चे के लिए मोटिवेशन का काम किया एक तरह से मछली ने, बिल्ली के लिए जो मोटिवेशन का काम किया वो खाने ने किया, मछली ने किया। अगर उसे खाना नहीं मिलता तो शायद बैठी रहती, भूखी नहीं होती तो शायद बैठी रहती, तो एक मोटिवेशन का भी काम किया मछली ने कि उसे बार बार, भाई एक तो भूख लग रही है और बाहर खाना पड़ा है, तो अगर वो खाना ना पड़ा होता तो शायद वो उछल कूद नहीं मचाती।
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये आगे बुद्धि का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ये बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिए हैं हमारे थॉर्नडाइक ने। और अधिगम का बंध सिद्धांत इन्होंने दिया है। आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत यही है कि बार बार रिपीटेशन करने से हम कोई भी चीज़ सीख जाते हैं, ये आवर्ती का सिद्धांत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद, संबंधवाद, बुद्धि का बहुकारक और अधिगम का बंध सिद्धांत और आवर्ती का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कोई भी, तुरंत आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आपके सामने हैं, टिक लगा देना आप। अच्छा, एक चीज और है, ये संबंधवाद का सिद्धांत पियाजे जी ने भी दिया था, बट माना जाता है ये इन्होंने ज्यादा काम किया, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है इसमें, ठीक है। तो अगर दोनों को भी ऑप्शन में दे दिया जाए तो हमको सिर्फ इस पे टिक लगाना कि थॉर्नडाइक जी ने, क्योंकि इनका मेन है। तो ये सारे आपके सिद्धांत क्लियर हो गए। ये हमने देख लिया कि जानवर कैसे सीखते हैं, बार बार प्रयास से कोई भी सीख जाता है, ठीक है। और यहाँ उद्दीपक और अनुक्रिया ने जो प्रोसेस किया वो आपने जाना। अब देखते हैं, अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया अनुबंधन कहलाती है, ठीक है। रिस्पॉन्स द्वारा जो हमने स्टिमुलस को प्राप्त कर लिया, जो हमको खाना मिल गया, बिल्ली द्वारा जो खाना मिल गया, मछली उसको मिल गई, तो ये जो क्रिया हुई है इस क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुबंधन क्या है। जो स्टिमुलस और बिल्ली के बीच में, रिस्पॉन्स के बीच में जो क्रिया हुई, जो भी प्रोसेस हुआ, आपने जो भी ये एक्टिविटी देखी, यही अनुबंधन है। अच्छा, अब इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस लिए होता है। देखो, प्राइमरी स्टेज पे बच्चा आता है, बोलने में बहुत गड़बड़ी करता है, चीज़ें याद नहीं कर पाता, और कुछ मंद बुद्धि बच्चे होते हैं बेचारे जो लेट सीखते हैं, उनमें कुछ कमी होती है। तो होता क्या है, शुद्ध उच्चारण करने के लिए सबसे बेस्ट विधि यही है। बार बार प्रयास करेंगे आप। भाई बच्चों से क्या कराते हैं स्टार्टिंग में, भाई पहाड़े बोलिए, आप टेबल से बोलिए बार बार, ठीक है, अल्फ़ाबेट से बोलिए बार बार, रिपीट करवाते हैं बार बार, उससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और ऐसा सीखता है कि आप लाइफ टाइम तक उन चीज़ों को याद रखते हैं। आप कितनी भी उम्र हो जाए, आप ABCD नहीं भूलते, टेबल्स नहीं भूलते, गिनती नहीं भूलते। एक टाइम आएगा आप 6th की चीज़ 7th में भूल जाओगे, 7th की 8th में भूल जाओगे, 8th की 9th में भूल जाओगे, बट ABCD नहीं भूल पाओगे आप कभी भी। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेशन से, बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, गलती की सीख गए, बार बार भूल की फिर सीख गए, प्रयत्न किया आपने। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए। क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो इनकी थ्योरी है उससे जो कॉन्सेप्ट निकले उससे हमारी किस कमी की पूर्ति हुई है, तो बच्चों के लिए किस चीज़ में ये लाभदायक है। तो सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण में, और दूसरा मंद बुद्धि जो बच्चे हैं, जो बेचारे थोड़ा सा समझ लेट पाते हैं, उनको समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि यही है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, एक तो शुद्ध उच्चारण और दूसरा मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये एक तरह से यही जो सारा कॉन्सेप्ट निकला है वो उनका ये सारा का सारा रिजल्ट है। अच्छा, अब जानेंगे इनके सीखने के मुख्य नियम और इनके गौण नियम। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ये सीखने के मुख्य नियम है। मैंने आपको बताया सीखने का सबसे पहले नियम जो दिया वो थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये सीखने के ही नियम है, कैसे सीखते हैं, किस तरह से सीखने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले है प्रभाव। ये 3 नियम दिए इन्होंने, जो इनके मुख्य नियम थे वो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक के लर्निंग के जो लॉ हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। पहला, प्रभाव का नियम। देखो, आप बिल्कुल रियल लाइफ से लगा के पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। आपने खाना बनाया, खाना बहुत अच्छा बन गया, सबने आपकी तारीफ की, आप कोशिश करेंगे भाई साहब इस बार और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। आदमी को संतोष मिलता है, बार बार रिपीटेशन करता है, फिर और मैं बना के लाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आप पे प्रभाव पड़ा उस चीज़ का, आपने बहुत अच्छे से काम किया और आप पे तारीफ की गई किसी की, तो तारीफ के थ्रू आपने क्या किया, उस काम को दोबारा रिपीट किया, ठीक है। तो एजुकेशन भी ऐसी है। आप बच्चों को, जब बच्चे पढ़ेंगे उनको प्रभावित कीजिए, उनको बार बार बताइए आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छे से आपने रिजल्ट लाया है, जो भी किया है बच्चे की तारीफ करिए। बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा ऑटोमेटिक, और वो और प्रयास करेगा, वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। तो आपकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह है रुचि और आनंद। तत्परता, भाई आप सीधी बात, आपको साइकिल सीखनी है, ठीक है, आप उसके लिए आप में पूरी रुचि है कि भाई मुझे सीखनी है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे।
आपको ज़बरदस्ती कोई काम दे दिया, अरे चल वो काम कर ले भाई, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात है, आप टीचर हो, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है इसमें आपकी कमी है। आपको उसे पढ़ाना ही ऐसे है कि बच्चा कुछ भी पूछ लो आप वो समझ जाए, पढ़ाई से बच्चे नहीं, बच्चा दूर नहीं भागे, डरे नहीं। तो आपको इस तरीके से पढ़ाना, बच्चे में पढ़ाई के लिए रुचि पैदा करनी है, ये काम टीचर का होता है। क्या करते हैं टीचर, बच्चे में मार लगा देते हैं, भाई उससे बच्चा सीखेगा थोड़ी, ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात होगी। अपना कॉन्सेप्ट इतना प्यारा दो, इतने प्यार से समझाओ कहानी की तरह बच्चे को, कि सीखे, उसका इंटरेस्ट बढ़े, घर से ज़्यादा वो सोचे कि हाँ कल टाइम हो जाए मैं तुरंत स्कूल जाऊँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी हुई, ठीक है। तो बच्चे की रुचि हमें विकसित करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। अभ्यास का नियम, बार बार प्रयास से सीखता है बच्चा, ये अभी हमने सारी थ्योरी इसके ऊपर ही बेस्ड थी कि बार बार प्रयास किया, बार बार, ये तो आप सब जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ में थोथ सुजान। आप बार बार रिपीट करिए, कोई भी प्रयास कोई भी अभ्यास आप बार बार करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, कितनी भी कठिन चीज हो, कितना भी मुश्किल काम हो, वो सब हो जाते हैं सिर्फ अभ्यास बार बार करने से। तो ये इस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 उनके मुख्य नियम थे, हमने उनको पढ़ लिया है। अब जानेंगे इनके सेकेंडरी लॉ। पेपर कई शिफ्टों में होते हैं तो ये सारे आने बिल्कुल कंपलसरी हैं। ये मत सोचिए कि मुख्य पढ़ लिए इनका काम नहीं है, इनका भी उतना ही काम है आज की डेट में। तो ये पहले 5 थे, अब ये 3 और एक्स्ट्रा इनमें जुड़ गए हैं। अब तो अगर 5 आ जाए तो 5 देना उत्तर में, और 8 है तो आपको 8 देना है। वैसे आप बेसिकली अगर लगाएं तो 8 हैं। प्रधानता का नियम, नवीनता का नियम, उत्तेजना की अवस्था, बहुअनिक क्रिया का सिद्धांत, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, सादृश्यता, सहचार्य, रूपांतरण, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। अब इनको एक एक करके जानेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे अभी हमने 3 हो जाते हैं। देखो प्रधानता का नियम क्या है, लॉ ऑफ प्राइमेसी, बिगनिंग। बच्चा प्राइमरी लेवल पे आपके पास आया, ठीक है, तो सीधे ये कहते हैं, देखो आपने क्रिकेट में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हमने आगे आप इंडिया के मैच देखते होंगे, उसमें क्या है कि अगर ओपनिंग हमारी अच्छा खेल गई तो पीछे से बहुत अच्छा स्कोर बनता है और टीम जीतती है मैक्सिमम, ठीक है। तो शुरुआत अच्छी हो गई तो पीछे का हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सा सिंपल उदाहरण है आपके लिए। तो वही हमारे साथ रियल लाइफ में भी काम करता है। अगर बच्चे की शुरुआत अच्छी हुई तो उसको इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, वो पूरी लाइफ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर शुरुआत ही बेकार हो गई, आपने डर बैठा दिया, कहाँ है सवाल, उत्तर बताओ मुझे, कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं आया, आपने डरा दिया बच्चे को, तो वो आपको ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो बेचारा पढ़ाई से भागेगा, टीचर के पास आने में डरेगा, स्कूल आने में डरेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। प्यार से हैंडल करिए, बच्चा है, बहुत प्यार से, सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा आपको सब्र रखने की जरूरत है। तो प्रधानता का नियम हो गया कि बिगिनिंग हमको अच्छी रखनी है, शुरुआत अच्छी रखनी है बच्चे की। दूसरा नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रेसेंट रिवीजन। अब आप जानेंगे, देखो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, किसी बच्चे से पूछ लो तुरंत बता देगा भारत चंद्रयान पे पहुंचने वाला पहले देश है साउथ पोल पे, ठीक है। तो चंद्रयान इस टाइम हमारा रिसेंटली टॉपिक है, सबको याद होगा। उस टाइम ऐसा आएगा आने वाले टाइम में, बच्चा ये भी भूल जाएगा साउथ पोल पे गया या नॉर्थ पोल पे गया। अच्छा कौन कौन देश गए हैं तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, तो अब बच्चे बता देंगे कि 3 देश हमसे पहले जा चुके हैं, हमारा चौथा भारत है जो वहाँ पे पहुँचा है अभी तक, और साउथ पोल पे पहुँचने वाला तो पहला ही है। तो अभी रिसेंट के जो टॉपिक है सब कुछ याद होंगे आपको भी, बच्चों को भी। कोरोना जब रिसेंट में था उसकी एक एक नॉलेज आपको पता थी। यूक्रेन युद्ध जो हुआ आपको एक एक चीज नॉलेज में थी। अब क्या हुआ, यूक्रेन को लगभग साल भर होने वाला है, कोरोना को भी टाइम बहुत बीत गया। तो टाइम के साथ चीजें धुंधली हो जाती हैं। तो इनमें इन्होंने जो समझाया, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे को रिसेंट नॉलेज देते रहो आप, कि उसको पुरानी होने ही मत दो। चंद्रयान को जैसे लगे ना आपको बच्चा भूलने वाला, फिर उसको कहीं नहीं कहीं से ला के पूछ लो, रिविजन करा दो, रिसेंट से ही रोल मतलब चीज़ों को जोड़ के पढ़ाओ आप। सीधा सा उनका मतलब ये है कि जो नवीन चीज़ हैं जो हमारे अभी रिसेंट में हो रही है, ऐसे तरह से पढ़ाओ कि बच्चा उनको भूल ही ना पाए, उनके लिए वो इतिहास ना बने, उनके लिए वो करंट की चीज़ रहे और याद रहेगी, और इससे नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये उसके लिए उन्होंने बेस्ट मेथड बताया रिवीजन, ठीक है। तो आपने जाना नवीनता के नियम के बारे में। अब जानेंगे आप उत्तेजना की अवस्था, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। उत्तेजना, भाई आप में किसी चीज़ के लिए भूख होगी कि हाँ मुझे तो करना है, मैं तो इस बार टेस्ट निकाल के रहूँगा, DSS भी क्लियर करके रहूँगा, KVS क्लियर करके रहूँगा, मैं भी टीचर बन के रहूँगा, ठीक है। तो
तो ये आपकी उत्तेजना है, आपके अंदर की भूख है। जब तक ये नहीं होगी बच्चे में, तो बच्चे में ये भूख जगानी है आपको, हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत अच्छा आदमी बनना है, महान आदमियों की लिस्ट में शामिल होना है। तो एक तत्पर ये नियम होना चाहिए उसमें, उत्तेजना वाला, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में भी ज़रूरी है, ये हर फील्ड में ज़रूरी है। तो ये आपका काम है उनमें ये चीज़ डालने की, ठीक है। अब चौथा हमारा बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। बिल्ली थी, आपने बिल्ली को देखा भाई साहब, पहले उसने इधर उधर हरकतें की, इधर कूद रही है उधर कूद रही है, गेट को काटने की कोशिश की, पंजे मारने की कोशिश की, जितनी कोशिश वो कर सकती थी की उसने। हुआ क्या, उसके सामने एक नई चुनौती थी, उसको भूख लग रही थी, खाना बाहर था, ठीक है, उसको खाना चाहिए था, किसी भी हाल में चाहिए था। तो उसने उस खाने के लिए जो वो कर सकती थी वो सारी क्रियाएं की, ठीक है। आपके सामने कोई शेर आ जाए, ठीक है, आपको पता भी आप उससे तेज नहीं भाग सकते, उससे लड़ नहीं सकते, आपसे ज़्यादा फुर्तीला, ताकतवर, हर चीज़ में आपसे ज़्यादा ही है वो। तो आप क्या करोगे भाई, आप कोशिश पूरी लगा दोगे, कुछ भी होगा, कितने भी तरीके आपको यूज़ करने पड़े, आप बचने के लिए करोगे, चिल्लाओगे, रोगे, भागोगे, लड़ोगे, यहाँ तक एक डंडी मिल जाएगी उससे भी लड़ने की कोशिश आप करोगे। तो यही मेथड मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भिन्न भिन्न क्रियाओं, कितने भी आपके सामने समस्या आ जाए, आप कोई ना कोई मेथड लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्ली ने भी यही काम किया, उसने अपने सारे प्रयास किए, भिन्न भिन्न क्रियाएं की, भिन्न भिन्न क्रियाएं करने से भी आदमी सीखता है, ठीक है। अब हो गया हमारा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अभिवृत्ति भी बोलते हैं इसे, मानसिक रूप से तैयार रहना। हम टीचर हैं, हमारा एक नैतिक फर्ज ये है कि भाई बच्चों को हम सिखाएं, मानसिक रूप से तैयार करें पढ़ाई के लिए, उनको समझाएं कि भाई इसका हमारे रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। आप देखो, मजदूरी भी करता है आदमी बेचारा, मेहनत करता है, उतना ही मेहनत आप यहाँ कर लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे आप, उससे ज़्यादा एक आपके समाज में एक वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा आप कमाने वाले इंसान होंगे, आप हर फील्ड में उससे बेटर होंगे, ठीक है। तो मानसिक रूप से आपको तैयार करना है कि आप इस पढ़ाई से यहाँ से और चांद तक जा सकते हैं। एक रिक्शा वाला बेचारा पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता है, पर वो एक पढ़े लिखे इंसान के बराबर कमा नहीं पाता, उसको वो इज्जत नहीं मिलती। तो आप समझाइए, उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर करिए कि आपके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। आप समृद्ध होंगे, आपका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है, आपका सारा विकास होगा। और अगर बच्चा स्कूल में आए और तब भी उसके सारे विकास ना हो, तो इसमें सारी गलती किसकी है? इस सारी गलती टीचर की है। तो आप कोशिश करिए कि अपने बिहाफ पे जितना बच्चों के लिए कर पाएँ आप करें। तो अब हो गया उसके बाद हमारा आंशिक क्रिया, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। छोटे छोटे अंगों में आप एजुकेशन दीजिए बच्चों को, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के। भाई एक सारा आप वो ये साल भर की रोटी आप एक टाइम में नहीं खिला सकते, कम से कम भाई एक दो रोटी जो उसका खुराक है बच्चे का उसके हिसाब से आप दें। तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के एजुकेशन उन्हें दें, प्यार से समझाएं, आराम आराम से समझाएं, सुविधाजनक बना के समझाएं। ऐसे समझाएंगे तो बच्चा ना आपसे दूर होगा, वो उसका एजुकेशन में बहुत ही मन लगेगा, ठीक है। तो आंशिक क्रिया छोटे छोटे अंगों में तोड़ के पढ़ाएं। सादृश्यता, सादृश्यता यही थी, नई समस्या के लिए पुराने अनुभव और स्मरण का प्रयोग। मैंने बोला आपको, जैसे बिल्ली ने अपने पुराने अनुभवों को, जैसे वो समस्या आ गई उसके सामने कि वो बंद हो गई, उसे खाना चाहिए था, तो उसने अपने पुराने अनुभव जो उसने पहले सीख रखे थे, जो उसकी स्कीमा थी, जो उसका संज्ञान था, उससे ही जो उसने पहले सीखा था वो, और थोड़ा सा उसने अपनी स्मरण शक्ति, जो अपना मेंटल लेवल था, उन दोनों का प्रयोग करा। अपने तो पुराने लेवल और अपने स्कीमा, इन दोनों का प्रयोग करके वो वहाँ से कैसे भी करके निकल गई, ठीक है। तो यही है हमारा सादृश्यता का नियम। इसमें क्या है कि आप जो आपके सामने कोई भी चुनौती आई, उसके लिए आप क्या करोगे भाई, अपना पुराना जितना एक्सपीरियंस है सारा झोंक दोगे, ठीक है। सारा एक्सपीरियंस हो गया, उसके साथ अपनी बुद्धि लगाओगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सादृश्यता का नियम। सहचर्यात्मक रूपांतरण, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। प्राप्त ज्ञान जो है आपके पास, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, वो आपका सहचर्यात्मक रूपांतरण है, ठीक है। जो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है उसका प्रयोग आपने कहीं और किया, ये होगा हमारा सहचर्यात्मक। भाई साहब इतनी खराब लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जो आपके पास ज्ञान है उसका प्रयोग आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, यही है सहचर्यात्मक रूपांतरण। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बाइक सीखनी है, ठीक है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप बहुत जल्दी बाइक सीख जाएंगे,
जो आपको पहले ज्ञान था साइकिल का, वो आपका कहाँ यूज हो गया, बाइक में। आपने बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, भाई ऐसे चलाना, बस इसमें गियर वेयर का सिस्टम अलग है, ठीक है। अगर आपको साइकिल नहीं आती तो आप बाइक चलाने में थोड़ा कतराओगे, नहीं चला पाओगे जल्दी से। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। ये हमने इनके सारे के सारे मुख्य नियम, गौण नियम सारे पढ़ लिए। मुख्य नियम 3 हैं, गौण नियम 8 हैं इनके, ठीक है। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो हमें याद रखनी है। क्वेश्चन में 2 बिल्कुल पूछी जाती हैं, पूछी ही जाती हैं, याद कर लेना। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में लिखी थी। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मैंने आपको बताया है, उस बात पे मैंने काफी जोर दिया। क्यों दिया है, बार बार आता है इसलिए। जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था वो इसी बुक में लिखा था इन्होंने, एनिमल इंटेलिजेंस में। ट्रायल एंड एरर मेथड किस बुक में था, एनिमल इंटेलिजेंस में, 1898 में इन्होंने लिखी थी। और ये बुक बिल्कुल आती है भाई साहब एग्जाम में, आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, करना ही पड़ेगा। आपको पता है ये भाई, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो एनिमल के ऊपर जो इनकी बुक लिखी है, तो इससे भी आप अंदाजा लगाना कि भाई पशु वैज्ञानिक कौन थे, ये थे, तो इन्होंने ही लिखी होगी बुक। इतना आप कॉन्सेप्ट लगाना, आप उत्तर सही लगा के आपको। एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ मैंने आपको बताया प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो थे यही थे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये वही चीज हो गई एक तरह से, आप देखेंगे तो 1903 में इन्होंने ये 2 बुक लिखी थी। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये याद कर लिया तो आपका इसमें से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और ये आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, ये इनके सारे नियम और ये 2 बुक, ठीक है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। सारा मैंने इतने सिंपल तरीके से ये नियम आपको बताए हैं। आप इनको एक बार भी देखोगे ना, दोबारा आप वीडियो देख लेना, उसके बाद किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अच्छा, अब जब इनकी बुक लिखी है तो सारी ही मैंने लिख दी है लगभग, ये आप इनको भी याद कर लेना, ये भी पूछी जा सकती है। पर इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। और क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये 1914 में इन्होंने दी थी। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, सीखने का भी मैंने आपको बताया, सीखने का पहला नियम इन्होंने दिया। अब ये क्या है, साइकोलॉजी में लर्निंग ही तो सिखा रही हूँ, वहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा। तो ये इस बुक में से निकला है सीखने का सिद्धांत जो है। तो अभी तक एनिमल जो पशु मनोवैज्ञानिक थे इससे निकला है वो, एजुकेशन साइकोलॉजी से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का रूप निकला है इनका, और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग तो सीखने की जो एक्टिविटी है, जो सीखने का सिद्धांत दिया है उन्होंने अधिगम में सबसे पहले जो दिया थॉर्नडाइक जी ने, वो इस बुक से दिया था, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में, ठीक है। और द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मापन किया है बुद्धि का, वो एक इनकी बुक है उनकी। फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल लर्निंग के। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये 5-6 बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेंगी। आज बिल्कुल सिंपल तरह से हमने थॉर्नडाइक जी को पढ़ा है, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया दोबारा से, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया। 2-3 दिन में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट आपने इतना प्यार दिया है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और जाग के मेहनत करूं, इससे ज़्यादा और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल कर लाऊं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।